हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पार्ट 10 का लेक्चर पढ़ेंगे और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बात खोपड़ी में ना आए तो दिल में ना ले लेना, कई बार पढ़ना, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज के लेक्चर के लिए, तब जाके बनेगा। लेकिन देखिए जो कठिन चीज़ें होती हैं और यही दर्द होता है, देखिए जेईई मेंस में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यही एक क्वेश्चन है जो बच्चे को चैलेंजिंग करता है। बाकी कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन आज का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कठिन भी कह सकते हैं आप, और थोड़ा सा देखिए ट्रिपिकल तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि नामुमकिन है। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपकी बातें आएंगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट, जैसे मैं था, आप हैं एज ए स्टूडेंट, जब मैं रहा हूँगा स्टूडेंट, कन्फ्यूजन बहुत सारे आते हैं। वो कन्फ्यूजन कैसे जाएंगे? एक तो आपको एक चार्ट में बनाऊंगा, वो मतलब एक डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, एकदम से रगड़ होनी चाहिए। हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कठिन चीज़ें थोड़ा सा देर में माइंड में आती हैं, इसको दिल से नहीं लेने का भाई, समझ में आ गया? तो आज हम लोग पार्ट 10 का लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, देखते हैं ये सभी होगा। हाँ, तो हेडिंग क्या पड़ी हुई? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का निकाय। देखिए जो बोर्ड लेवल की कहानी है, वो बोर्ड लेवल में 3 इक्वेशन हम लोगों को 2 वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल में इक्वेशन दिए रहते हैं। यहाँ हम लोग 1 वेरिएबल में भी काम करेंगे, ठीक। समीकरण का निकाय का मतलब क्या होता है कि एक समीकरण, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। जैसे 2 समीकरण दे दे, x प्लस वाई बराबर 2, फिर अगले व्यक्ति ने कहा 3x प्लस 3y बराबर 5। अब जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा खोपड़ी लगाइएगा, इसको इधर जरा भाग कराइए। ये क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 5/3। ये क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक। तो समीकरण 1 और 2 क्या पैरेलल नहीं है? अरे समांतर नहीं है रेखा। जब समांतर है तो क्या इसका कोई सलूशन आएगा? नो सलूशन। अर्थात x, y का कोई हल नहीं। बात समझ में? तो कंपटीशन लेवल में वो हल नहीं पूछता कि x, y, z के मान है। यदि x, y, z के मान है, इसको हम क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ गया? इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत निकाय है। मतलब ये दोनों समीकरण का जो निकाय है वो कोई हल नहीं दे रहा। तो यहाँ 4 शब्द आप सुनेंगे: कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। शायद मैंने पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ 1-2 बार, बोर्ड लेवल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा खोपड़ी लगाते हैं, ठीक है? अब क्या इसका सिस्टम है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो देखिए इसकी 2 कहानी चलेगी। पहली बात तो ये, इसकी 2 कहानी चलेगी। पहली बात तो ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिए होगा, कंसिस्टेंट का मतलब हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, या हल नहीं होगा। यदि हल हो तो कंसिस्टेंट, ना हल हो तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? तो ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत निकाय, मतलब निकाय संगत है। निकाय का मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन दिए हैं उनसे x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? इनकंसिस्टेंट, असंगत निकाय। मतलब निकाय असंगत है, मतलब इसका कोई हल नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक हल होगा, कम से कम एक हल आएगा, एक हल प्राप्त होगा, ठीक। मतलब x, y, z के मान आएंगे, एक मान आएंगे, एक से ज्यादा मान भी आ सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब, अब आप एक बात बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कंसिस्टेंट का मतलब हल होके मान आएंगे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई हल नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब देखिए, अब इसके 2 भाग हो जाते हैं, पकड़ना बात। अब इसके 2 भाग होंगे, एक आएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक हल आएगा। अभी मैं सब समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। या फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक हल आएगा। यूनिक के मतलब 2 होता है कि एक?
अद्वितीय, हिंदी में अद्वितीय मतलब एक हल आएगा। मतलब क्या लिखा है, कम से कम एक हल प्राप्त होंगे। कम से कम एक हल का मतलब जो समीकरण दिए होगा, अभी कम समझ में आएगा, 2-3 मिनट में पूरा समझ में आएगा। कम से कम एक हल का मतलब जो समीकरण दिए हैं एक्स वाई जेड के पदों में, चाहे 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो, जरा खोपड़ी लगाना, तो कम से कम एक्स वाई जेड के एक मान आएंगे या एक से ज्यादा मान आएंगे। तो यूनिक का मतलब एक ही मान आएंगे, एक्स का भी एक मान आएगा, वाई का भी एक मान आएगा, जेड का एक मान आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। और इनकंसिस्ट का मतलब कोई हल ही नहीं होगा, अर्थात ये यूनिक एक हल, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। यूनिक सोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक हल। और इस इधर की तरफ आ सकते हैं अनंत हल। अनंत हल का मतलब समझ गए, एक्स वाई जेड के एक से ज्यादा मान आ सकते हैं। एक से ज्यादा मान आएंगे जो दिए गए समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। अब समझिए, इसके भी दो केस हो सकते हैं। यूनिक के दो केस हो सकते हैं। एक तो ट्रिवियल होगा, यदि एक्स वाई जेड का मान 0 0 आ गया, यदि एक्स वाई जेड तीनों 0 बैठ गए, यदि एक्स वाई जेड के मान तीनों 0 आ गए, ठीक, यदि एक्स वाई जेड के मान तीनों 0 आ गए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, हाँ, ट्रिवियल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता आपको? हिंदी लिखूं? तुच्छ हल होता है। बड़ा अजीब से यार हिंदी है यार। ट्रिवियल सॉल्यूशन, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर जी क्या आज पढ़ा रहे हैं आप, टेंशन मत करिए भाई, पहली बार तो हम पढ़े थे तो बेहोश हो गए थे, 3-4 दिन नींद नहीं खुली थी, क्या तमाशा है। फिर जाके खोपड़ी में घुसा, अच्छा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। मैं लिख दूं क्या यहाँ? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना भाई। देखो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। एक रैखिक समीकरण का निकाय दिया होगा, फिर से ध्यान सुनिएगा पूरा, अब आप बिल्कुल मगन हो जाइए मेरी बात को। एक रैखिक समीकरण का निकाय दिया होगा, ठीक। यदि निकाय होगा, कोई सपोज दैट कोई समीकरण दिए x + y = 2 और 2x - 3y = 3, थोड़ी देर के लिए, ठीक। या फिर ये हल होगा, या फिर हल, तो यदि हल है तो कंसिस्टेंट और नहीं हल है तो इनकंसिस्टेंट। कभी कभी तो यही पूछ लेगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, मतलब संगत है कि असंगत है। तो हल हो के मान आ जाए तो संगत है, नहीं मान आए तो असंगत है। अब भैया इधर की तरफ इनकंसिस्टेंट है तो अभी तुरंत मर गया। अब हल हो रहा है तो भैया किस तरह हल हो रहा है? यदि देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हल हो रहा है, हल का मतलब कम से कम एक मान तो देगा ही, ठीक है। अब एक से ज्यादा मान भी दे सकता है, मतलब यदि एक केवल सिंगल मान दिया, सिंगल मान का मतलब x का भी एक मान, y का भी एक मान, 3 वेरिएबल आ गए, z का भी एक मान, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? और एक से ज्यादा मान दिया तो इनफाइनाइट हल, इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मेरी बात आप क्लियर है? लेकिन यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब एक मान, यदि x y z तीनों मान 0 आ जाएं, तीनों मान क्या आ जाएं? 0 आ जाए तो इसका नया नाम ट्रिवियल, मतलब तुच्छ हल। यदि 0 के अलावा कुछ भी आने लगे, अर्थात x y z के मान 0 के अलावा कुछ भी आए, शुद्ध हिंदी लिख रहा हूं, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। फिर जरा सुन लीजिए, देखो खोपड़ी लगाना, एक्स वाई जेड यूनिक हल का मतलब केवल एक हल है। अब यूनिक हल के 2 ब्रांचें हो जाती हैं। यदि एक्स वाई जेड एग्जैक्ट 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे आप? ट्रिवियल। और एक्स वाई जेड 0 के अलावा कुछ भी आए तो क्या है? नॉन ट्रिवियल। छाप लीजिए, फिर बता रहा हूं, आप कॉपी करिए, फिर मैं एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ भाई देखो, बिल्कुल तोते की तरह रटा होना चाहिए। समीकरण हल हो तो कंसिस्टेंट सुनना, ना हल हो तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब,
कम से कम एक हल आएगा। यदि एग्जैक्ट एक हल आ गया, एक हल आने का मतलब एक्स वाई जेड के सबके एक एक मान आ गए, तो कौन सा यूनिक सोल्यूशन। और एक हल में यदि तीनों जीरो बैठ गए तो ट्रिवियल। नहीं समझ में आया? यदि तीनों जीरो ना आए तो नॉन ट्रिवियल। और यदि एक हल से ज्यादा हल आ गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अरे कहाँ दर्द है यार, और यदि हल ही ना आए इनकंसिस्टेंट। बात खत्म। अब भी नहीं समझ में। अब जरा दिमाग लगाइए, एक चर राशि में बात करूंगा। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है अच्छा एक चर भी होता है, हाँ एक चर भी होता है। जरा दिमाग लगाएगा, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ ax बराबर b, ax बराबर b, एक इक्वेशन हो गया। बात समझिएगा, जानने वाले की इंटरेस्ट क्या है कि x को हल कीजिए, वो x का मान नहीं पूछ रहा। x का मान पूछता तो कच्चा 5 का लड़का लगा लेता है, x की वैल्यू भी पाने। जानने वाले का इंटरेस्ट क्या है, बता कि x कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कौन सा सोल्यूशन है। एक मान देगा, एक से ज्यादा मान देगा, तो x बराबर कितना आया b बाई a। तो अब x का मान, खोपड़ी लगाना, x का मान दो बंदों के हाथ में है, b और a के हाथ में। नहीं समझ में आया? आगे समझ में। तो सबसे पहले a की बारी लगाते हैं हम लोग। समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ गया? तो देखिए इसके दो केस हो सकते हैं। इसका एक केस होगा कि a जीरो होगा, अरे समझना, a क्या हो, जीरो हो, या a जीरो, अरे यही तो होगा कि भाई a जीरो हो जाए या a जीरो ना हो। अब जरा दिमाग लगाना, ये अपने दो पत्ते खोलेगा, खोपड़ी लगाना, a क्या हो चुका है, जीरो। अब शायद b भी जीरो हो जाए या b जीरो ना हो, नहीं आओ लग रही। इधर भी ये केस, b जीरो हो या b जीरो ना हो। अब खोपड़ी लगाना, देखो मैं इस इक्वेशन को आपके सामने हल करके दिखा रहा हूं कि क्या तमाशा है। मतलब x बराबर b बाई a, तो a जीरो हो सकता है और a जीरो, यही तो केस होगा, a जीरो होगा या नहीं होगा, b जीरो होगा या b जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गया? और कुछ हो सकता है, जरा दिमाग लगाना, b जीरो है, यहाँ केस क्या होगा, a भी जीरो है और b भी जीरो। तो जरा दिमाग लगाना, a भी जीरो है और b भी जीरो। तो यहां से मैं रफ कार हल करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ax बराबर कितना है, ax बराबर b, और a भी जीरो है। हाँ अब देखो समय आ गया भाई, ये खोपड़ी लगाने का। a जीरो है और b जीरो है, तो क्या आएगा, जीरो गुणे x बराबर जीरो, यही बनेगा। अरे मैं कुछ कठिन तो नहीं लिख दिया? अब सुनिए, x के कितने मान के लिए LHS और RHS सेटिस्फाई है, सभी मान के लिए। क्या जीरो बराबर जीरो नहीं है? यहाँ x का मान 1 रखो तो क्या जीरो बराबर जीरो नहीं आएगा? तो x बराबर 1 के लिए समीकरण संतुष्ट है। 2 रख के देख, 3 रख के देख, 2.5 रख के देख, समझ में आ गया? अर्थात x के कितने मान, अनंत मान। बात समझ में आया? तो इसके कितने सोल्यूशन हो गए, अनंत हल है। नहीं समझ में आया? जब a जीरो है और b जीरो है तो कितने हल है, अनंत हल है। तो बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? अरे कंसिस्टेंट है, हल होने का मतलब कंसिस्टेंट है। x के मान कितने, अनंत हल है। बात खत्म। नहीं समझ में आया? आगे समझ रहे, यहाँ रख के मान देखिए, 1 रखूंगा, अरे x बराबर 1 भी तो उत्तर है, 1.1 भी तो है, 1.4 भी तो है, 2 भी तो है। अरे जो मर्जी आए घर से लगा दे, जीरो बराबर जीरो। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कहानी समझ में आई? अच्छा ये तमाशा होता है, अब समझना। अब खोपड़ी लगाना, a क्या है, जीरो, और b, इसका तमाशा देखना। ax बराबर क्या है, जरा सुनो, ये रफ कार में करता हूं बार बार, इसको ना टिप लेना। ax बराबर, a की वैल्यू कितनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो गुणे x, और ये इसने मना कर दिया कि चल मैं जीरो नहीं हूंगा। अरे वो कह रहा है मैं जीरो नहीं हूं, यार क्या तमाशा कर रहे हो तुम। इसका मतलब इधर जीरो आ गया, बोलो, और इधर जीरो नहीं है, बोलो। तो क्या है, जीरो डज नॉट इक्वल जीरो, आमने सामने बैठ सकते हैं। इसका मतलब यदि a जीरो है और b जीरो नहीं है तब इसका कोई हल नहीं, इसका मतलब नो सोल्यूशन। नहीं समझ में अभी आपको है? आ गया समझ में? अरे बोलो, ये बात समझ नहीं आई क्या? इसका मतलब जीरो बराबर जीरो कहां से होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया ना, और राइट हैंड साइड करा मैं जीरो नहीं हूं। इसका मतलब इसका कोई मान नहीं जो समीकरण को क्या कर जाए, संतुष्ट कर जाए। तो ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है? ये इनकंसिस्टेंट है। नहीं समझ आया? और ये क्या है, ये कंसिस्टेंट। अब भी नहीं समझ आया? लिख डालो। ये कंसिस्टेंट। उधर की तरफ दौड़ाते हैं घोड़ा, मजा ही कुछ।
एक भी मज़ा नहीं है। आई मज़ा, धीरे धीरे मज़ा आएगी भाई। समझ में ना आया फिर से बताऊं आगे। अच्छा चलो इधर देखते, खोपड़ी लगाना भाई, सुनना सुनना सुनना, इधर देखते। इसको यार मैं थोड़ा सा और इधर लिख दूं। ये नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, साइड कट में लिख देता कि जगह बच जाए मेरे। हाँ इधर देखो भाई, देखो फिर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बराबर बी। सुनना, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं जीरो नहीं हूँ। अच्छा जीरो नहीं हूँ, बी क्या कह रहा है, तो ए की जगह जीरो नहीं हूँ, तो जरा खोपड़ी लगाना, ए की जगह कुछ भी डाल दो, कुछ भी। अरे समझ में नहीं आया, गुणे एक्स बराबर बी कितना, बी कितना है जीरो, तो कुछ भी का इधर भाग होगा, खोपड़ी नहीं खुली। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, मारूंगे एक वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई, जीरो। और जब भी एक्स बराबर जीरो आ जाए, जरा सुने, एक्स बराबर देखिए ये जीरो आना, कौन सा सोल्यूशन, ट्रिवियल, ट्रिवियल के साथ साथ यूनिक, यूनिक के साथ साथ कंसिस्टेंट, तो तीन पत्ते खुल गए। इसका मतलब ये ट्रिवियल है, ट्रिवियल के साथ साथ एक मान दे रहा है, यूनिक है और हल हो रहा है। जरा सुनना, अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्स बराबर जीरो आना ट्रिवियल, सिंगल मान आना यूनिक और हल होना कंसिस्टेंट। बात कर नहीं समझ गया? अच्छा देखो इधर की तरफ जरा सुनते, इसको लिख दूं क्या मैं, इसका मतलब ये क्या है, यूनिक है, यूनिक, यूनिक के साथ दूसरा नाम क्या लिखो इसका, ट्रिवियल, ट्रिवियल के साथ साथ कंसिस्टेंट। हाँ मजा आई कि नहीं, नहीं समझ में आ गया समझ, ऐसा सोचने का भाई। अच्छा आपको अब अंदर से आभास हो रहा होगा क्या इंटरेस्टिंग मैथ है जेईई मेंस की, समझा? तो यदि हम ये बोर्ड लेवल के साथ सीख गए ना, बहुत आगे हो गए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता कुछ। ठीक है, एक दिन समय आएगा जब मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब सुनिए भाई, ए दोनों कह रहे हैं दोनों जीरो नहीं है। अब जरा दिमाग लगाना, मतलब सपोज दैट ए एक्स बराबर बी है क्या, सोचो, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो चुपचाप भाग हो जाएगा, बी अपाने वैल्यू आ गई। अरे जो भी यहाँ कुछ वैल्यू पड़ी होगी, यहाँ कुछ वैल्यू पड़ी होगी, एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स का एक यूनिक ही मान तो आएगा कि ढेर सारे मान दे देगा। इसका मतलब ये भी हल होगा, नहीं समझ में आ गया, ये हल होगा लेकिन जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नहीं समझ में आया? देखो एक्स बराबर बी अपान ए आ गया, और बी और ए की जगह कोई वैल्यू होगी, और जब कोई वैल्यू होगी तो एक सिंगल मान देगा, तो यूनिक है, कंसिस्टेंट है, लेकिन नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल क्यों हो गया, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा। ट्रिवियल का मतलब एक्स वाई जेड के मान जीरो ही आने पड़ेंगे, इसका मतलब ये क्या है, नॉन ट्रिवियल। नहीं समझ में आया? ये नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल के साथ क्या लिखूं, यूनिक है, और क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या आपकी खोपड़ी में बातें आ रही हैं कुछ, थोड़ा बहुत नहीं आ रही है, एक भी आ रही है? चलिए, ये चार्ट आपको मदद कर रहा है क्या? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं, कोई स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, आप नोट बनाइए, ये तमाशा नहीं चलेगा भाई। हाँ, दो चर के लिए आ जाते हैं। ये देखिए मैं हट गया, इस समय आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें जल्दी से। चलिए कहानी बढ़ाते हैं दो चर के लिए। देखो देखो सुनना, दो चर के लिए अच्छा क्या मैं बताऊं, दो चर के लिए इक्वेशन क्या होंगे, a1x प्लस का b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2।
आए समझ? क्या ये दोनों सरल रेखाएं नहीं? अरे सरल रेखाएं कि नहीं? अरे 1 डिग्री फैक्टर सरल रेखाएं होती है, घातीय समीकरण, पगला गए क्या? सरल रेखाएं हैं। अच्छा, जरा सुनना, देखो मेरी बात समझना कि मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हूँ। दो सरल रेखाएं आपस में कैसा व्यवहार कर सकती हैं? ये एक दूसरे को काटेंगी, ये एक दूसरे के समांतर होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे। चढ़ बैठने का मतलब संपाती हो गई, समझ में आ गया? तो यदि यूनिक सॉल्यूशन है, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो 100% दोनों रेखाएं क्या करेंगे? एक दूसरे काटेंगे। जब काटेंगे तो एक जगह मिलेंगी, तो 100 के कितने मान आए? 1 मान आए। तो इसका मतलब एक कंसिस्टेंट है, यूनिक है। तो इस कंडीशन में देखिए, जब एक दूसरे को काटेंगी तो ये दोनों समांतर नहीं होते। क्या होते हैं? A1 डिवाइड, ये रेशियो बराबर नहीं होते। जब दोनों रेखाएं समांतर नहीं, जब काटती हैं तो ये बराबर नहीं होते, अर्थात A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। शायद स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं आप लोग, समझ में आ गया? ये लिख लीजिए। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, पहली बात तो। अरे मैं इसके ज्योमेट्री का मीनिंग सिखा दिया ना आपको यार, ऐसे भी दिमाग लगा लो। मैं उदाहरण दूंगा फिर समझाऊंगा, परेशान ना होना। देखो 3 केस हो सकते हैं, या एक हल देगा, या एक से ज्यादा हल देगा, या मर ही जाएगा। मर जाने का मतलब, हाँ हल ही नहीं होगा। इसका मतलब दूसरे नंबर में आता हूं, दूसरे नंबर में मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकते हैं? अनंत हल कब हो सकते हैं? जरा खोपड़ी लगाना। हाँ, जब समपाती हो। पहले मैं नो सॉल्यूशन पे आ जाता हूं तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये यूनिक के साथ साथ इसका दूसरा नाम, अरे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं नो सॉल्यूशन पे। अच्छा, नो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल काटेंगे नहीं तो किस बात का हल है यार? किस बात का हल? अब बताओ, इसमें कब एक दूसरे को दोनों रेखाएं नहीं काटती? मैं आपको बताता हूं। A1/A2 बराबर B1/B2 बट डज नॉट इक्वल C1/C2। ये दोनों बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। अब बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट, हाल ही नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरे नंबर में क्या होगा? तीसरे नंबर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? जरा दिमाग लगाना। देखो रेखाएं समपाती हो गई, एक रेखा ये है, क्लियर, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा इसी के ऊपर से निकल गई, इसी के ऊपर से निकल गई। क्या आप क्लियर हो? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? तो ये रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह मिली? अनंत जगह मिली। सब जगह हल है इनके, पूरा नंबर लाइन हल हो गया। एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बैठी हैं तो सब सेटिस्फाई नहीं हो गई? नहीं समझे? हाँ, क्या समझ? इसका मतलब ये कब संभव है? A1/A2 बराबर B1 बराबर, तो यार 2 वेरिएबल में काम करें तो आप ये 3 कंडीशन याद कर लो, जरा दिमाग लगाना। ये 3 कंडीशन याद कर लिए, यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बात खत्म। नहीं समझ में? आगे समझ। देखो मजा कब आती है? 3 वेरिएबल में यार, 3 वेरिएबल में ही तो सवाल आता है। अब सुनिएगा, 3 वेरिएबल की कहानी सुने। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चरों के लिए कैसे काम करेंगे आप लोग? लिखेंगे 3 चर के लिए। चर मीन्स वेरिएबल के लिए 3 चर के लिए,
ठीक, अब देखो तीन चर के लिए कैसे काम, बहुत ही देखिए इसी में क्रैमर रूल आ जाता है। मैं क्रैमर रूल आपको याद दिलाता हूँ। देखो तीन चर, पता है आपको तीन चर क्या होता है? अरे तीन चर का मतलब एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड, वहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, वहाँ दिखेगा 3D प्लेन, समतल दिखेगा। और समतल आप पढ़े नहीं हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं, चलिए जानकारी 3D पढ़े हैं ना कि हम काम कर जाएगा, थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, बाकी 3D आपके वेक्टर में मैं आपको डील कराता हूँ। देखो तीन चर में क्वेश्चन कुछ ऐसे होती है, a1x प्लस b1 y प्लस c1z बराबर d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। क्या क्लियर हो आप लोग? देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेते, इतना इक्वेशन लिखिए फिर बता दो, जल्दी से इक्वेशन लिखिए। ठीक, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, यहां d1 कामा d2 कामा d3 नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, जीरो है, नॉन जीरो का मतलब कोई जीरो नहीं है। इसका मतलब देखो ये तीनों यदि जीरो हो गए तो क्या पढ़े, होमोजीनियस समघात। इसका मतलब अतः क्या कह सकते हैं, अतः समीकरण कौन से हैं बताओ? समीकरण क्या है? असमघात। क्यों भाई? असमघात। अरे जब जीरो होते हैं तब समघात होते हैं। होमोजीनियस का मतलब तीनों जीरो होने चाहिए, यदि जीरो तीनों नहीं है तो नॉन होमोजीनियस होता है, मतलब असमघात, असमघात है। अतः समीकरण असमघात है। क्या लिख गया ये बात आप नोट कर लीजिए, तो फिर थोड़ा सा जगह बने, फिर मैं आगे काम पढ़ाता हूँ। समझाऊं अपनी बात? देखो यहाँ पे देखिए, दिमाग लगाइएगा, एक डी होता है, एक d1 होता है, एक d2 होता है, एक d3 होता है। ठीक, d क्या है? क्रैमर रूल याद करिए, बताऊं क्रैमर? क्रैमर रूल आपको बोर्ड पेपर में नहीं लगाना, बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थात बोर्ड के सिलेबस से बाहर है। एक्स वाई जेड के मान, अर्थात तीन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन सिस्टम में दो तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, एक क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हो, एक मैट्रिक्स मेथड से। फिर मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं, बोर्ड लेवल में मैट्रिक्स मेथड है, ना कि क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आपका जेईई मेंस पे है। तो क्रैमर रूल होता क्या? क्रैमर रूल की मदद से हम लोग एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम है एक्स वाई जेड की वैल्यू दिखाना, फिर उनको चेक करना कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कोई बताएगा भैया डी क्या होता है, आप मुझे बताइए डी क्या होता है। एक बात और बता दूं, देखो ध्यान दो। हाँ, कुछ लोग तो आंख के अंधे होते हैं कि ये भी डी, ये भी डी। अरे वो छोटा डी, ये बड़ा डी। बड़ा डी का मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक मान। डी का मतलब है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंटों का डिटरमिनेंट। तो क्या बैठेगा, कोई बताएगा? a1 a2, बहुत अच्छा, फिर b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। हाँ, अगला बताओ, कोई d1 बताएगा मुझे? d1। अच्छा d1, ये पहला कॉलम उड़ा के इधर बैठा देते हैं, इनको बैठा देते हैं। क्या होगा? d1 d2 d3, फिर बाकी उतार लेंगे उस तरह, b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। आगे कोई बताएगा? आगे d2 कितना होगा? d2 में ये c2 उड़ा देंगे, a1 a2 a3, फिर और फिर अरे हाँ, इसमें क्या लिखा है? d1 d2 d3, फिर c1 c2। मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। फिर d3 कितना होगा बताओ जरा? हाँ, इसको c3 में d1, इसको बैठाएंगे d1 d2 d3 को, तो क्या होगा? a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, फिर d1 d2 d3, d1 d2 d3। चलो मैं देखो फिर समझाता हूँ। ये क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल में डी की वैल्यू कैसे है? डी क्या होता है? एक्स के गुणांक का c1, वाई के गुणांक c2 और जेड के गुणांक c3 में। d1 में पहला कॉलम उड़ा के इनको भर लेना, d1 d2 d3। d2 में दूसरा कॉलम की जगह d1 d2 d3 बनना है। d3 में तीसरे का, ये देखो इस मेन सारणिक में ऑपरेशन करना है। जब मैं इसको d1 बनाऊंगा तो ये उड़ जाएगा, इसकी जगह d1 d2 d3 भरेंगे। जब इसको d2 बनाऊंगा तो यहाँ d1 d2 d3 भरूंगा, और जब d3 बनाऊंगा तो यहाँ की जगह d1 d2 d3 भरूंगा। इतना आप कॉपी करिए स्पीड के साथ। चलिए कॉपी करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसको मैं अभी हटाना नहीं चाहता हूँ।
हाँ, अब देखिएगा मैं ये जो क्रैमर रूल है, यहाँ से एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या होती है किसी की बात है d1/d, वाई की वैल्यू d2/d, जेड की वैल्यू, क्योंकि मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ। अब कैसे प्रूफ होगा, जरा खोपड़ी लगाना कैसे प्रूफ होगा। ठीक ठीक, तो बेटा जगह का अभाव है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। डी बराबर कितना दिया, डी बराबर बोले जरा, डी बराबर कितना दिया, a1 a2 a3, फिर b1 b2, फिर c1 c2 c3। देखो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x, इधर x मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले कॉलम में मैं x को, अरे इधर x का गुणा करूंगा तो इधर भी तो करूंगा, तो उस x को मैं c1 के अंदर ले गया। अब भी नहीं समझ में आया, तो क्या होगा, a1x प्लस a2x प्लस a3x। थोड़ा सा ऐसे मैं इसको बाउंड कर देता हूँ, नहीं कहीं ये थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। चलिए फिर इसके बाद जरा कहानी समझिएगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, इतने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक, अब देखो जरा दिमाग लगा, एक मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, आप मेरे साथ तैयार रहिएगा। ठीक, dx, इसमें एक ऑपरेशन लगाता हूँ, c1 रिप्लेस c1 प्लस y c2 या c2y, देखना दिमाग लगाना, c2y प्लस c3z। ये क्या कह रहा है कि c2 में y का गुणा करो और c3 में z का गुणा करो, और तीनों को जोड़ के कहाँ ले आओ, c1 में ले आओ। जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना थोड़ा सा। तो dx और कितना बैठेगा, कोई बताएगा कितना बैठेगा, अरे a1x बोलो प्लस b1y प्लस c1z, देखा बराबर d1, नहीं देखा, नहीं, जब तक पूरा नहीं लिखूंगा तब तक आपको मजा नहीं आएगी। क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, दिखा। फिर क्या है बताओ, ये क्या बनेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z। बाकी क्या करूं, टिप लूं, b1 b2 b3 c1 c2 c3। जरा समझिए, आ गया समझ में। अब देखो इसकी जगह क्या डालूं, d1 ये, d2 ये, d3, भाई साहब d1 आ गया, आ गया समझ। कॉपी करो जल्दी से, मजा आई, ये d1 बैठ गया। भाई जो देखो बात अच्छी लग रही है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जोड़े, हड्डी तोड़ के गड्डी में बैठा है। देखो अब बात समझना, ये एक्चुअल में इसकी फील क्या है। हाँ भाई देखिएगा, इधर देखिए सब लोग, ये समीकरण 1 से d1 है, अरे देख ले आंखें फाड़ फाड़ के पूरा मिल रहा है d1, ये d2 d3, तो मैं इसी में बना दूं, इजाजत है। तो बताओ ये क्या है, मुझे बताओ ये क्या है, d1 बोलो, ये d2 d3, ये टोटल वैल्यू किसकी है, d1 की। अरे d1 समझ में आ गया, तो x बराबर कितना बैठा, d1/d। इसी तरह y कितना बैठेगा, d2/d। z कितना बैठेगा, हाँ अब कुछ लोग सर जी इसको भी दिखा दो, हाँ दिखा दूंगा, अभी परेशान ना होना, देख लेना घर में, समझ में आ गया। इस तरह वाई का गुड़ा लगाना दोनों तरफ, परेशान क्या करोगे यार, देख देख थोड़ा समझ जाएगा, आगे समझ में। हाँ तो हमारा इंटरेस्ट एक्स वाई जेड का नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ेगी, बात समझ में आ गया। अब कहानी क्या है कि हम लोग अब फिर उसी तरह इसको चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, देखो सुनो बता रहा हूँ, हटा दो सभी, मैं डिलीट कर रहा हूँ सब, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक, ये कुछ कहानी ऐसे आएगी, इसको भी सब हटा रहा हूँ। दिमाग लगाइए, x की वैल्यू कितनी है, अरे अभी भी हल्की, x बराबर d1/d। ठीक है, अब मत आप मत लिखिएगा क्योंकि आप तो लिख चुके हैं ना, d1/d2/d। z की वैल्यू क्या, क्लियर हो, अरे यही तो हल किए थे। अब देखो इस पे, अब देखिए कहानी क्या है इस पे, चलिए लिखना शुरू करें, आप लोग बता रहा हूँ, नोट लिख लीजिए, यहाँ नोट डालिए, नोट। 3 वेरिएबल होने पर
तीन वेरिएबल होने पर पूरी कहानी लिख दूं क्या? कहानी डी पर निर्भर है, डी पर निर्भर है। हाँ भाई, जो मेरा शब्द मन चल जाता है मैं लिख देता हूँ, आप टेंशन न लेना। मतलब तीन वेरिएबल होने पर पूरी कहानी किस पे निर्भर है? डी पे। अर्थात डी दो तरह से खेल दिखाएगा। डी कितनी तरह से खेल दिखाएगा? दो तरह से। अरे या फिर डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। नहीं समझ में आया आपको? अरे डी दो ही तो कहानी दिखाएगा, या फिर डी जीरो होगा या फिर डी जीरो नहीं होगा। तो जब भी तीन वेरिएबल आए तो सबसे पहले आप डी ज्ञात करोगे। डी कैसे ज्ञात करोगे? एक डिब्बा बनाओगे और डिटरमिनेंट वैल्यू ले लोगे एक्स वाई जेड की। आगे होगा समझ। डी क्या है आपको पता होगा, एक्स वाई जेड के गुणांकों का भी हो सांडिक होता है। अब देखो ये भी अपने दो तरह से पत्ते खोलना शुरू करेगा। अब इधर थोड़ा सा मैं जगह लूंगा, परेशान ना, ठीक। ये अपने दो तरह से पत्ते खोलेगा भाई। वो कैसे खोलेगा समझना, ठीक। ये कहेगा कि D1, D2, D3 तीनों जीरो होंगे। अरे तीनों क्या होंगे? जीरो होंगे, या तीनों जीरो नहीं होंगे। इसके अलावा क्या कर लेगा ये भाई? तीनों एक साथ भी जीरो भी तो आ सकते हैं। या फिर ये D1 यहाँ बराबर भी लगा सकते हैं आप, मतलब D1, D2, D3 तीनों क्या हो गए? जीरो हो गए। अच्छा इधर देखना, D1, D2, D3 डज नॉट इक्वल जीरो। थोड़ा सा जगह चाहिए ना, उधर भी जगह चाहिए, इधर भी। अच्छा अब खोपड़ी लगाना। डी क्या है और D1, D2, D3 भी जीरो, तो जरा खोपड़ी लगाना। एक्स रफ कार पे आ जाते हैं, रफ कार पे। एक्स डी बराबर D1 लिखा है क्या? एक्स डी बराबर D1 लिखा है क्या? डी कितना है? जीरो। और D1 कितना है? तो जीरो बराबर जीरो बैठ गया क्या? अर्थात x गुणे जीरो बराबर जीरो आया। x के कितने मान? अनंत मान। इसका मतलब यदि डी जीरो हो, खोपड़ी लगाना, और D1, D2, D3 भी जीरो हैं तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कितना? अभी भी नहीं समझ में आया? आगे समझ। अब जरा देखो, चलो लिख लो। अब पहले समझ लो, पूरा चार्ट समझ लो। इधर देखिए, पूरी स्कीम समझ लो यार, फिर बाद में एक बार कॉपी करना। नहीं मेरे लिए सर दर्द, आपके लिए सर दर्द। अब देखो ये अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है? डी क्या है? जीरो। तो इधर एक्स गुणे जीरो होगा, बोलो। और इधर कह रहा है मैं जीरो नहीं होगा, तो मैं जीरो नहीं होगा। खोपड़ी लगाना, खोपड़ी लगाना, ध्यान सुनना। इधर कह रहा है कि मैं जीरो नहीं होगा, अर्थात इधर जीरो आ गया क्या? और इधर जीरो, तो आमने सामने बैठने का हकदार ही नहीं है। इसका मतलब एक्स वाई जेड के कोई हल नहीं। इसका मतलब एक्स कामा वाई कामा जेड का कोई हल नहीं है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा। क्या मैं बोलूं? ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? ये कौन सा है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब मान आ जाए, और ये इनकंसिस्टेंट। लेकिन और लिख लीजिए कंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कौन सी मुश्किल बात है यार। मैंने क्या लिखा कि तीन वेरिएबल होने पर पूरी कहानी डी पर निर्भर है। ठीक, तीन वेरिएबल होने पर पूरी कहानी डी पर निर्भर है। आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, कॉपी ना करिए, फिर मैं आपको समय दूंगी। इधर देखिए, देखो तीन वेरिएबल होने पर पूरी कहानी डी पर निर्भर है। क्या खुश हैं आप? डी का तमाशा दो तरह से होगा, डी जीरो होगा या डी जीरो। अरे फिर इस कहानी में, एक पिक्चर में और भी तो रोल हैं। D1, D2, D3 भी तो है। तो D1, D2, D3 भी अपनी नखरी दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? मैं एक बार जीरो होऊंगा, एक बार जीरो नहीं होऊंगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ थोड़ी देर। फिर इधर फिर ये दो नखरे दिखाएगा। इधर ये वाली कहानी फिर दो नखरे दिखाएगा। जरा दिमाग लगाना। वो कहेगा कि मैं D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों जीरो हो जाऊं, या तीनों D1, D2, D3 डज नॉट इक्वल जीरो। फिर वही कहानी चलेगी। अब जरा दिमाग लगाते हैं, दिख रहा है? सुनो, सीरियस होके सुनना, देखो मजा आने वाली है।
यहाँ पे x बराबर क्या लिखा है, x बराबर d1/d लिखा है क्या? अब जरा सुनो, यहाँ d क्या है, d 0 नहीं, इसका मतलब कि x d बराबर d1 बैठा है क्या? अब कह रहा है d 0 नहीं है, अर्थात x यहाँ पे कुछ वैल्यू भरी होगी। अरे d 0 नहीं है, और इधर क्या है, इधर d1 बराबर 0 बैठा है, तो इधर इधर इसका भाग हुआ तो x बराबर क्या आया, 0। इसका मतलब 100% x y z के मान क्या आ गए, x y z के मान जैसे 0 आए खुशी लहर गई। देखो आपका दिमाग खुश हो गया कि ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल के साथ साथ एक शब्द और यूनिक, क्योंकि एक ही मान देके चला गया x y z। इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन है, TRIVL, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अरे खोपड़ी नहीं खुली क्या? हाँ खुल गई खोपड़ी। अच्छा आगे समझ ले, इसको समझ ले, बाद में कॉपी करिएगा आप, अभी कॉपी मत करें। अच्छा इधर देखना, देखो देखो, अब जरा दिमाग लगाइएगा। ये क्या कह रहा है कि d 0 नहीं है, इधर देखना, इधर भी ठीक। वो कह रहा है ना तो मैं 0 हूं, सपोज दैट यहाँ कुछ वैल्यू भरी होगी, यहाँ भी कुछ वैल्यू भरी होगी, तो इसका भाग हो जाएगा, तो x का मान कुछ मिल जाएगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि x y z के मान 0 के अलावा प्राप्त होंगे। बोलो, जब प्राप्त होंगे, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि नॉन ट्रिवियल की ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ठीक। नॉन ट्रिवियल के साथ साथ, नॉन ट्रिवियल के साथ साथ एक कहानी और समझें। देखो देखो ध्यान सुना, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं क्योंकि हल होके आ रहे हैं, ये दोनों कंसिस्टेंट है, हल होके आ रहे हैं, ये भी कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट होने के साथ साथ ये जो कहानी है, इसकी जो लाइन खींची हुई है, यहाँ भी एक मान आ रहा है x y z का 0, लेकिन 0 आना ट्रिवियल हो गया। यहाँ 0 के अलावा कुछ मान आ रहा है, लेकिन एक एक मान आ रहा है। लेकिन ये दोनों सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन। लिख डालो, चलो कॉपी। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 हल कि 3 हल, 1 हल। हाँ आप अपने मुंह से कह रहे हैं भाई, आप अपने जबान से स्वीकार की यूनिक का मतलब 1 हल, लेकिन यूनिक के साथ साथ यदि x y z 0 वैल्यू आ जाए तो ट्रिवियल, और 0 ना है किंतु 1 मान दे तो नॉन ट्रिवियल। लेकिन ये दोनों केस यूनिक में चले गए। अब हल हो गए तो कंसिस्टेंट भी हो गए, तो एक दूसरे से चैन जुड़ी, हल तो कंसिस्टेंट, 0 आए तो ट्रिवियल, नहीं समझ में आया, ठीक। और 1 आए तो यूनिक। इधर क्या होगा, ये कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ कोई हल ही नहीं होगा, नहीं समझ में आया। आगे समझ, चलिए आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी, हेडिंग बनाओ आगे, ये सब हटा दूँगा, इसकी कहानी साफ हो गई। अच्छा एक चीज़ यार और है यार, जरा सुनना सुनना सुनना, चलो देखते हैं। अभी होमोजीनियस वाला केस लेते हैं ना यार, अभी होमोजीनियस वाला केस भी समझाता हूँ, उसको भी समझना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस क्या है। लिखेंगे, आगे गाड़ी बढ़ाओ। समघात होने पर, हाँ ये आप स्टार बना दीजिएगा, हाँ। समघात होने पर, आपको याद है समघात होने पर कहानी क्या होती है, d1 d2 d3 बराबर, ठीक है। जरा दिमाग लगाना, तो जब d1 d2 d3 0 है तो शायद d1 भी 0 हो जाएगा। अरे इसको भर के देखना, d1 में भरेंगे तो पहले कॉलम में d1 d2 d3 डालेंगे, 3 0 डालेंगे, क्रम में रूल 0। इसका मतलब ये भी 0 हो गया, और d2 भी 0 हो गया, और d3 भी 0 हो गया। हाँ कुछ लोगों को लग रहा होगा ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर घर में समझते रहना वो साढ़िक मान है भैया, वो होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, ये होमोजीनियस है। अब सुनो, देखो एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूं, यहां पे लिखे दे रहा हूं, समघात समीकरण हमेशा, समघात समीकरण हमेशा कंसिस्टेंट होता, कंसिस्टेंट होता। कंसिस्टेंट का मतलब, हाँ मतलब, अरे वो अंगत संगत ना बताओ तुम, तो मैं इंग्लिश तुम हिंदी बता रहे हो। हाँ हल होंगे, मतलब कभी भी समघात समीकरण आ जाए ना, समघात समीकरण कैसे पहचान होगी, अरे समघात समीकरण की पहचान क्या होती है,
राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होते हैं वो तीनों जीरो लगे होंगे। तो यार यदि कभी भी होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये तो कभी नहीं मिलने वाला, अर्थात नो सॉल्यूशन तो आने वाला नहीं है, अर्थात वो हल होगा। इसका मतलब दो ही खेल दिखाएगा, यूनिक होगा, एक हल होगा या एक से ज्यादा हल होंगे। मतलब इनकंसिस्टेंट का तो केस ही नहीं है, बात आप समझ लीजिए, यहां से आप थोड़ा समझ सकते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, चलिए इसका चार्ट बनाते हैं। देखो फिर डी की तरह पूरी कहानी होगी, जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। डी की फिर पूरी कहानी होगी, डी के ऊपर क्या होगा, डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा? अरे नहीं समझ पाए, बोलो। लेकिन अब यहाँ नहीं दो केस कर सकते कि D1 D2 D3 जीरो हैं या जीरो नहीं है। हाँ वो तो पहले जीरो बैठे हैं। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, जरा खोपड़ी लगाना, यहाँ से दिमाग लगाना। देखो x का फार्मूला क्या होता है, x का फार्मूला, हाँ, या x d बाई डी, सॉरी D1, क्या क्लियर है? देखो यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों तो जीरो हैं, मजबूरी है जीरो होना क्योंकि होमोजीनियस है, आप दूसरा केस ले ही नहीं सकते। जरा दिमाग लगाइए, D क्या है, जीरो, D1 भी जीरो, तो जीरो गुणे जीरो, जीरो बराबर जीरो, कितने सोल्यूशन है? पगला गए क्या? ये जीरो है, ये भी जीरो, कितने सोल्यूशन? अनंत हल, इनफाइनाइट हल, इनफाइनाइट हल या इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ में? अब बताओ कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? अरे इनकंसिस्टेंट तो आने नहीं, होमोजीनियस है तो कंसिस्टेंट हो गया। अब सुनना, इधर की कहानी पकड़ो यार, इधर की कहानी देखो, दिमाग लगाना। क्या मैं बोलूं? देखो सुनना सुनना सुनना, अपनी बात क्या हो रही है। डी जीरो नहीं हो, कह रहा मैं डी जीरो नहीं। अच्छा दिमाग लगाना, तो खोपड़ी लगाना, डी जीरो नहीं अर्थात यहाँ कुछ वैल्यू होगी। इधर देखें सब लोग स्क्रीन की तरफ, ये जीरो नहीं, ये जीरो है। अरे D1 तो ऑलरेडी जीरो है ना, ये D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तो जीरो ही है ना। तो इसका मतलब ये जीरो है, तो ये x, ये जीरो बटे डिब्बा नीचे आया, टोटल x की वैल्यू। इसका मतलब ये x बराबर y बराबर z, तीनों क्या है, और तीनों जीरो आना कौन सोल्यूशन? ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा तो ये ट्रिवियल है, तो ये क्या है, नॉन ट्रिवियल। यदि इस उल्टा इसकी बात करें तो जीरो नहीं आ रहा, जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है, इनफाइनाइट तो है लेकिन ये नॉन ट्रिवियल हो गया। अच्छा इसको यूनिक भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही मान दे के चला गया, वो इनफाइनाइट हो गया। अब भी नहीं समझ में, बोल क्यों नहीं रहा? हाँ कैसे? चलो देखो मैं क्वेश्चन बोले। अब इसका ज्यामितीय अर्थ सुने, क्या है इसका ज्यामितीय अर्थ? बताओ, हेडिंग बनाएंगे ज्यामितीय अर्थ, लिख लीजिए। हेडिंग लिखेंगे ज्यामितीय अर्थ। अर्थ, तीन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा? देखो 3 वेरिएबल का मतलब होता है 3D, ध्यान रखना। 3D का मतलब प्लेन में, PLAN, मतलब प्लेन। 3D का मतलब तो समतल बनेगा, हवा में रहेगा। अच्छा जरा दिमाग लगाना, पहला केस जरा सुनना, यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कॉर्नर ऑफ रूम। क्या तमाशा बता रहा हूँ, ऐसे याद करो। इसका मतलब क्या हो, जरा सुनो। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 3 वेरिएबल में x y z के एक मान आए। कमरा देखें कि नहीं देखें? कमरे का कोना देखना, कमरे का कोना देखना, वहाँ पे 3 समतल मिलते हैं। एक फर्श भी जाके मिल जाती है, अगल बगल की दीवारें भी। बात समझ में नहीं आए तो इसको कुछ बनाया जाए जाके कॉर्नर नज़र आए। तो कॉर्नर ऑफ रूम का मतलब समझ गए, जहाँ कमरे का कोना होगा, किनारा होगा, वहाँ एक्स वाई जेड के यूनिक मान आएंगे, एक एक मान आएंगे जो तीनों समतलों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अब भी खोपड़ी नहीं खुली, खुल गई खोपड़ी। अरे कमरे का कोना समझ गए ना, जैसे 2 दीवारें हैं, क्या समझाऊँ, एक दीवार ऐसे गई, एक दीवार ऐसे गई, समझ में आ रहा है? एक नीचे भी तो आएगी, तो ये वाला जो कोना है या तो कोने के नीचे वाला पॉइंट आया, बात समझ गए?
ठीक है, तो वो एक्स वाई जेड 3 मान आएंगे और तीनों मान समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये कार्नर ऑफ रूम आप समझ सकते हो इससे। अच्छा, इसकी पिक्चर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। पिक्चर कैसे बनाएं? अच्छा यार हटाओ, चलो पिक्चर समझ गए होंगे ना, ये समझ में नहीं आया क्या? आगे सुनो। हाँ, दूसरे नंबर की कहानी देखेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, देखो नो सॉल्यूशन का मतलब, अरे नो सॉल्यूशन का मतलब समझ लीजिए तीनों समतल एक दूसरे को काट ही नहीं रहे। इसका मतलब जब तीनों समतल एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो कुछ ऐसा केस हो सकता है, जरा दिमाग लगाना, मतलब ये पैरेलल चले जाएं। क्या समझ पा रहे हो? अरे ये पैरेलल हो गए, ये P1 प्लेन है, ये P2 है, ये P3, अरे एक दूसरे को मिल ही नहीं रहे हैं तो कैसे इनका हल आएगा? ठीक, या फिर आप त्रिभुज कह सकते हो, इस तरह ट्राइंगल भी बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि देखिए ये तीनों समतल हैं, ये दोनों समतल जुड़ के यहाँ मिले, अरे ये समतल मिलके यहाँ मिले, और ये दोनों समतल मिलके यहाँ मिले, और ये दोनों समतल यहाँ के यहाँ मिले, जबकि तीनों समतल कहीं नहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं। नहीं घाव लगी? जब तीनों समतल एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो हल आएगा। इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? चलिए तीसरे नंबर की कहानी क्या होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को जरा समझ, अभी आपको समझ में आया नहीं। 3 वेरिएबल का मतलब 3D, 3 वेरिएबल का मतलब 3D। 3D का मतलब देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड का एक मान मिलना। जैसे हम लोग फिर समझ में आ गया, यदि 0 0 मिल गया तो ट्रिवियल, 0 0 नहीं मिला तो नॉन ट्रिवियल, आपको पता। लेकिन एक्स वाई जेड के एक मान आना चाहिए। इसका मतलब 3 समतल एक जगह कट मारे, केवल एग्जैक्ट एक जगह कट मारे। तो एग्जैक्ट एक जगह कट का मतलब कार्नर ऑफ रूम। रूम का किनारा, अरे रूम का किनारा समझ गए ना? किनारा का मतलब फर्श का किनारा। हाओ मैंने ढूंढने लगना, बात समझ में आ गए? तो रूम का किनारा आप देखेंगे तो एक जगह तीनों समतल मिलेंगे, एक फर्श मिलेगी जो कमरे की फर्श होगी, और 2 दीवारें मिल जाएंगी वहां पे। तो 3 समतल एक जगह कट कर गए, इसने कार्नर ऑफ रूम भी हम इसको पढ़ते हैं। अब भी नहीं समझ यार, मनगढ़ंत कहानी है, खोपड़ी में आना चाहिए, बात खत्म। आगे समझ। और नो सॉल्यूशन का मतलब तीनों समतल एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कोई हल ही नहीं मिल रहा। बात समझ में आ गया? हम डटे हैं ना, हल ही नहीं आ रहा। और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो मैं समझाता हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है, अभी मैं इसकी कुछ ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अच्छा, आप दूर से देखिए, लग रहा है किताब खुल रही। इसको जरा देखिए, इस फिगर को देखिए आप। ये P1 समतल है और ये P2, ये P3। जरा दिमाग लगे, आपको लग रहा है इसे किताब खुल रही है, किताब खुल रही है। और तीनों समतल एक दूसरे भी यहाँ पे काट रहे हैं क्या? बोलो। तो यहाँ पे जितने भी मान होंगे इस लाइन के ऊपर जितने भी मान होंगे एक्स वाई जेड के, वो तीनों समतलों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो इतने के बीच में बहुत सारे मान होंगे। एक लंबा लाइन के ऊपर 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, अर्थात बहुत सारे मान होंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये कार्नर ऑफ रूम केवल एक जगह काटेगा, ये कभी काटेगा ही नहीं, ये काटेगा। तीनों समतल एक दूसरे को काट गए, इंटरसेक्ट लाइन है, अर्थात तीनों समतल एक ही लाइन से गुजर गए, और उस लाइन में एक्स वाई जेड के जितने भी मान होंगे समीकरण तीनों समतलों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब भी नहीं समझ आगे से। तो ये बात देखो, मैं पहले बता चुका हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा सा कठिन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आया। आप भी कहेंगे समझ में तो जबरदस्त आया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हाँ, कॉपी हो गया भाई? हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड में समीकरण दिए हैं, जहां एक्स वाई जेड सभी आशून्य हैं। आशून्य का मतलब एक्स वाई जेड कोई 0 नहीं है। अच्छा, यही निशानी दे गया। जरा सुनना, ये जो आशून्य शब्द बोल गया तो ये आपको निशानी दे गया। आशून्य का मतलब एक्स वाई जेड के मान 0 नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों एक साथ 0 हैं तो ट्रिवियल, इसका मतलब 100% नॉन ट्रिवियल। बात समझ में नहीं आए? नॉन ट्रिवियल है। दूसरी चीज, ये 3 0 आपको क्या दे गया? होमोजीनियस। और होमोजीनियस में हमेशा D1 D2 D3 क्या होते हैं?
जीरो होते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं होमोजीनियस के इस समघात समीकरण में, अरे समघात कैसे पता चला? तीनों जीरो हैं बेटा, तीनों जीरो हैं तो समघात। समघात में केस क्या होता है जरा बताइए, केस क्या होता है? देखो डी के ऊपर निर्भर होता है, दिमाग लगाना। डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। इधर क्या होते हैं? D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों तो जीरो होते हैं समघात में। अरे अभी भी कराए ना यार। इधर D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तो तीनों जीरो होते हैं। अच्छा इधर बताओ, इधर क्या? अरे इधर कितने हल? भूल गए आप तुरंत। इधर अनंत हल। अरे इधर अनंत हल, इधर यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। इधर ट्रिवियल, बोलो भैया, इधर ट्रिवियल, इधर एक्स वाई जेड क्या है? जीरो है, इधर ट्रिवियल है। तो इधर क्या है? नॉन ट्रिवियल। अब जरा दिमाग लगाना, देखो खोपड़ी लगाना। नहीं समझ में? मुश्किल है थोड़ा सा, आप पढ़िए सही हो जाएगा सब कुछ। इसका मतलब आशून्य का मतलब तीनों शून्य, द एक्स वाई जेड का मान जीरो ना होके और कुछ आएगा तो 100%। ये कब संभव है? जब डी बराबर जीरो। इसका मतलब केस क्या मिला? क्योंकि समघात है, आशून्य है, तो 100% डी बराबर क्या हुआ? चार्ट बनाओ। अतः डी बराबर जीरो लेके चलेंगे और डी बराबर जीरो लेके चलेंगे, यही आपको सबूत देगा। नहीं ये कह दी, जीरो को छोड़ के हल आएंगे ना यार। हाँ नहीं, जीरो को छोड़ के सारे मान आएंगे, जीरो नहीं आएंगे 100%। नहीं समझ में? ये अनंत हल का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा हल देगा, लेकिन जीरो नहीं आएंगे, क्योंकि जीरो तो इधर की तरफ हो गए ना बेटा। नहीं समझ में? इसी का अपोजिट है ना, एक्स वाई जेड के जीरो को छोड़ के सारे मान देगा। कुछ भी दे सकता है लेकिन जीरो नहीं देगा 100%। नहीं है क्या समझ? मैं फिर से समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो। इसीलिए देखिए पूरा चार्ट बना दिया हूँ फिर से आपके लिए, कि ताकि आपको मदद मिल जाए। क्या मैं बोलूँ? फिर से सुनना, ध्यान सुनना। प्रश्न में क्या पहले बात आओ, तीनों जीरो हैं। तीनों जीरो का मतलब होमोजीनियस। होमोजीनियस का केस डी के ऊपर निर्भर होता है, डी जीरो होगा या डी जीरो। लेकिन होमोजीनियस में क्या है? तीनों जीरो होते हैं। तो इधर तीनों जीरो पे अनंत हल होता है और इधर एक्स वाई जेड जीरो हो जाते हैं, अर्थात ये ट्रिवियल है, ये नॉन ट्रिवियल। जबकि ये क्या कर रहा है? एक्स वाई जेड सभी अशून्य, अर्थात कोई भी शून्य। इधर तो तीनों शून्य हो गए ना। इसका मतलब यदि तीनों शून्य होते तो डी डज नॉट इक्वल जीरो होता। अब तीनों अशून्य है, मतलब तीनों शून्य नहीं है, 100% नॉन ट्रिवियल है। और नॉन ट्रिवियल है तो पकड़ा गया, डी बराबर जीरो। इसका मतलब पूरी कहानी का इंटरेस्ट क्या है? डी की वैल्यू जीरो लेके चलेंगे। और डी की वैल्यू, डी क्या होता है जरा भराइए, A11, बोलो A11, आगे 1B1, फिर 11C बराबर जीरो लेके चलेंगे। कुल मिला के ये डिटरमिनेंट जीरो लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। ऐसा मांगा जा रहा था क्वेश्चन पे, लेकिन कौन जाने कि डी बराबर जीरो लेके चलेंगे? जो पढ़ेगा वो जानेगा। अब भी समझ नहीं आ गया समझ? तो इसका ऑपरेशन लगाओ, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। चलिए करिए। देखो ये क्या आ गया? A माइनस का 1, 1 माइनस का B, जीरो। क्लियर? जीरो। B माइनस का 1, 1 माइनस का C, 1 1 C। एक्सपेंड कर रहा हूँ भाई, स्पेंडिंग अलोंग R1। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा तो A माइनस 1 लगेगा क्या? A माइनस 1 लगने के बाद ये और ये उड़ा, कितना आएगा? ये क्या तमाशा है? ये ऐसे गुड़ा होगा। हाँ, C B माइनस का 1, सही चल रहा हूँ, और 1 माइनस का C। क्लियर? ये तो आएगा। फिर जीरो का कोई मतलब नहीं है, फिर +1 लूँगा, +1। ये उड़ेगा, कुछ ऐसा उड़ा होगा क्या आएगा? 1 माइनस B, 1 माइनस C बराबर जीरो लेके चलो। क्लियर? चलिए इतना कर लीजिए, फिर बताता हूँ।
इसके अंदर गुणा लगाओ, a माइनस का 1 b माइनस का 1 इंटू सी, माइनस का a माइनस का 1 1 माइनस का c प्लस का, ये कितना बैठेगा 1 माइनस का b 1 माइनस का c बराबर 0। वन माइनस का c बराबर 0। अब सुनो, एक गलती यहाँ ये ना करना, इसका गुणा ना कर देना। इसका यदि गुणा करोगे तो हंगामा मच जाएगा, क्योंकि c से c कट जाएगा। अब जरा सुने ध्यान से, सुनिए ध्यान से। देखो देखो, इन दोनों को मैं उल्टा कर रहा हूँ। इन दोनों को 1 माइनस a 1 माइनस b करूँगा। 1 माइनस a 1 माइनस b, दोनों को मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। c ऑलरेडी दिए, इधर देखना, इसको 1 माइनस a करूँगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 माइनस a 1 माइनस c, फिर क्या है आगे, ये दोनों ऑलरेडी लिखा है 1 माइनस b 1 माइनस c बराबर 0 डाल दीजिए। कॉपी करें, आगे देखिएगा। आगे ये समझ में नहीं आएगा? कहीं कुछ गलत हुआ क्या? कहीं कुछ गलत नहीं हुआ? देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ, उससे मेरे समझ में हुआ तो नहीं गलत। लिखेंगे प्रत्येक पद में या दोनों पक्षों में लिख दीजिए, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c का भाग देने पर, भाग दीजिए, भाग से भाग जाइएगा। क्या मैं दूं भाग? खोपड़ी लगाना, इधर खोपड़ी लगाना। भाग देने से दोनों कट गए, यहाँ क्या बचा c अपान 1 माइनस c प्लस यहाँ कितना बचेगा बताओ जल्दी, 1 अपान 1 माइनस b, यहाँ पे 1 अपान 1 माइनस a बराबर 0 बैठा। ठीक, अब पूरी कहानी का रोल क्या है, c को कैसे सेट करूँ? 1 माइनस c c माइनस 1 माइनस c, कुछ ऐसे करूँगा, नहीं सेट हो रहा, आएगा आएगा 1 माइनस का 1 माइनस c सेट हो गया। देखो 1 से 1 घटा, फिर c आ गया, लिख लीजिए। ठीक, क्लियर? अब जरा खोपड़ी लगाना, आ गया, हल हो गया। देखना, बोलो इधर देखना, इसको मैं क्रम से लिख रहा हूँ। 1 अपान 1 माइनस से पहले लिखूँ, फिर 1 अपान 1 माइनस b लिखूँ। इसका कैलकुलेशन समझना है। 1 अपान 1 माइनस c, इधर देखो, इधर 1 अपान 1 माइनस c, तो 1 अपान 1 माइनस c बैठेगा क्या, 1 अपान 1 माइनस c बैठ गया। इसका इसमें भाग होगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 उधर चटक गया, प्लस 1 प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले जानकारी लेना कि भैया d कैसे 0 हुआ, बस वही आज का लास्ट क्वेश्चन। लेमडा x प्लस का cos थीटा y प्लस का cos थीटा z बराबर 0, x प्लस cos थीटा y प्लस का sin थीटा z बराबर 0, माइनस x sin थीटा y माइनस का cos थीटा z बराबर 0 का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो लेम्डा की रेंज बताएं। हाँ, ये भी IIT में क्वेश्चन आया। सुने ताज़ा समाचार, देखो ऐसा पकड़ने का क्वेश्चन नहीं, आप परेशान हो जाओगे, तो बता दे रहा हूँ, मेहनत की जरूरत है। 3 जीरो का मतलब समघात, समघात, समघात में नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल का मतलब d बराबर 0 और ट्रिवियल का मतलब d जनरेट कर लीजिए। चूँकि नॉन ट्रिवियल है इसलिए d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अरे d की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अरे अभी बताया ना पिछला क्वेश्चन, d बराबर 0। चलो d बनाओ, d बनाओ, कितना होगा d, लेमडा 1 माइनस 1, आगे cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, आगे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। चलो नहीं है क्या, सुन
नॉन ट्रिवियल पकड़ में आ गया ना, वो कह रहा है नॉन ट्रिवियल है, उधर होमोजीनियस है। लिख दूं क्या? दिए गए समीकरण समघात हैं, समघात हैं। अब चलो इसको एक्सपेंड कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करिए सब लोग। चलिए खटाक से प्रसार करें सब लोग। हाँ भाई, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो। लैम्डा क्या आएगी वैल्यू? लैम्डा ऐसे क्या, ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का cos माइनस का cos थीटा कॉमन हुआ। हाँ क्या आया? ये क्या है बेटा? माइनस का cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का cos थीटा, अभी आएगा साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस cos थीटा बराबर। एक बार देख लीजिए आप लोग, सही देखिए, इधर देखे सब लोग, शायद एक्सप्रेशन सही ना एक्सप्रेशन। ये माइनस कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, बोले तो माइनस लैम्डा, कुछ गलत है क्या? इधर देखना, इन दोनों को गुणा हुआ तो प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मर गए, माइनस लैम्डा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, लैम्डा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक बोलो, cos थीटा की रेंज क्या होती है बताओ? ITF में बताओ, -1 से +1 स्क्वायर, अरे स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो cos स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से 1। इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos थीटा की रेंज होती है -1 से +1, जबकि cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 0 से 1 पे चलने लगेगा। अरे स्क्वायर समघात, समघात पॉजिटिव क्वांटिटी, अब पॉजिटिव क्वांटिटी 0 को लेकर पॉजिटिव, बेसिक मैथ है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना होगा बताओ? तो का गुणा लगा दो 0 से, तो इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू कितना आया? बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल 0 to 2, आंसर। तो उम्मीद होगी कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने भी बहुत मेहनत की अपने हिसाब से, और सभी बच्चे 25 जून तक एडमिशन ले लें, ताकि देखिए क्लास बाधित ना हो। मैं फिर अकेला आदमी बताइए, मैं एडमिशन लूँगा कि लाइव क्लास लूँगा, क्या क्या करूँगा? आप सीरियस रहिए भाई। चलो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।